गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। ये सार्थक आपने अपना नाम चेंज कर रखा है क्या? ये अपूर्वा क्यों लिखा हुआ है? तो वो गलती से मेरी बहन की आईडी से लॉगिन हो गया। अच्छा चलो वो कोई नहीं, मैं पूछ रहा हूँ और कौन सा स्टूडेंट आ गया। चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें करना है जिसका नाम है, इसमें हाँ जी, लॉगिन होगा। अरे ठीक है यार, अब लड़े मत, बाद में पकड़ लियो। जिसका नाम है लीव एनकैशमेंट। थोड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम दो टॉपिक्स करेंगे। आज हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल हम एक और क्लास रख के एक दो इसके फुल फ्लेज क्वेश्चंस करेंगे और ये बिल्कुल ही चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। कल लास्ट क्लास है इस चैप्टर। तो लीव एनकैशमेंट को पहले समझते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। पहले समझते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट लीव एनकैशमेंट का क्या कहता है। देखो बच्चों, हर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को कुछ लीव्स की मतलब वो फैसिलिटी देता है कि कुछ दिन छुट्टियां ले सकते हैं एम्प्लॉइज और उन छुट्टियों के पैसे नहीं काटे जाएंगे। आई रिपीट, कुछ दिन छुट्टियां ले सकते हैं साल में और उन छुट्टियों के पैसे नहीं काटे जाएंगे। तो अगर एम्प्लॉय छुट्टी ले लेता है और उसको पैसे भी मिल जाते हैं तब तो बात ही खत्म होगी। लेकिन कुछ एम्प्लॉइज क्या होते हैं, वर्कहॉलिक होते हैं और क्या करते हैं कि वो छुट्टियां नहीं लेते, वो अपने ऑफिस जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं। तो हुआ क्या कि आपको मतलब आपको पैसे तो मिल ही रहे हैं लेकिन आपको पैसे ना काम करने के मिल रहे थे। अब आप काम करने आ गए तो आप तो बिल्कुल बड़े पागल हो गए, आप मतलब बड़े पागल हो आप जो आ गए। तो हमें हम क्यों आए काम करने कि हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले कि हमने छुट्टी नहीं की, मुझे उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट। इसको कहा जाता है लीव्स एनकैशमेंट। मतलब हम अपनी लीव्स को, जो हमारी पेड लीव्स होती है, हम अपने उन लीव्स को क्या कर सकते हैं, हम अपने उन लीव्स को एनकैश करवा सकते हैं। तो एनकैशमेंट का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए मैंने एक साल में मुझे 20 लीव्स मिली, मैंने नहीं ली लीव्स, मैं रोज गया ऑफिस। फिर अगले साल मेरे को 20 लीव्स मिली, मैंने वो भी नहीं ली। तो मैंने 2 साल के बाद अपने एम्प्लॉयर को बोला कि आप मुझे 40 डेज की जो लीव्स है, 40 डेज की जो मेरी लीव्स है जो मैंने नहीं ली, आप मुझे उनका पैसे दे दो, आप मुझे उनकी जगह पर कैश दे दो। तो अगर मैं लीव्स को ड्यूरिंग द सर्विस कैश करवा लेता हूं, अगर मैं लीव्स को ड्यूरिंग द सर्विस कैश करवा लेता हूं, आई रिपीट, अगर मैं लीव्स को ड्यूरिंग द सर्विस कैश करवा लेता हूं, तब तो वो फुली टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, अगर मैं लीव्स को ड्यूरिंग द सर्विस कैश करवा लेता हूं तब तो वो फुली टैक्सेबल रहेगा। लेकिन कुछ एम्प्लॉइज क्या करते हैं कि वो लीव्स एक्यूमुलेट होती रहती है और जब वो रिटायर होते हैं तब वो उसका एक साथ पैसा लेते हैं। तो वो होती है हमारी लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। लीव एनकैशमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो बात करते हैं कि उस टाइम पे जो हमारे को लमसम अमाउंट मिलेगा लीव एनकैशमेंट के नाम का, उसका क्या होएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए तो वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा और जो और एम्प्लॉइज है उनके केस में क्या होएगा वो अब हम यहां पे देखने जाएंगे। तो यहां देखिएगा, इस केस में 4 लिमिट्स है। चार लिमिट्स क्या क्या है, इसकी लीस्ट विल बी एग्जेम्प्टेड। पहला, एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, पहला एक्चुअल लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड। दूसरी लिमिट है 3 लाख रुपीस। तीसरी लिमिट है 10 इंटू एवरेज सैलरी। एंड फोर्थ लिमिट है, ये थोड़ा सा अनअवेल्ड लीव्स इंटू एवरेज सैलरी। अब देखिए बच्चों, ये तो बिल्कुल सिंपल है। पहला पॉइंट तो आपको अमाउंट देके रखा होगा, बात ही खत्म होगी। सेकंड भी बिल्कुल सिंपल है, 3 लाख रुपए। थर्ड भी बिल्कुल सिंपल ही है, एवरेज सैलरी निकालना बता देता हूं कैसे निकलेगी, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना। जो मुश्किल है, जो पॉइंट मुश्किल है वो है ये वाला, ये कैसे निकलेगा वो समझते हैं। पहले बात करते हैं एवरेज सैलरी की और फिर अनअवेल्ड लीव्स की बात करें।
पहले बात करते हैं एवरेज सैलरी कैसे निकली। तो अगर आपको याद हो, हमने ग्रेचुटी में पढ़ा था एवरेज सैलरी क्या होती है। पिछले अगर आप याद करो, नॉट कवर्ड ग्रेचुटीज एक्ट में क्या आती है एवरेज सैलरी, पिछले 10 महीने का आरबीएस याद आ रहा है सबको। तो इसमें भी हम 10 महीने का आरबीएस लेंगे, लेकिन इसमें हम 10 महीने का आरबीएस फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट लेंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट हम लेंगे, देन 10 महीनों का आरबीएस इस केस में, ठीक है। तो अगर मान लो कोई रिटायर हुआ है 30 नवंबर को, तो नवंबर का मंथ भी कैलकुलेट होएगा, ठीक है। अगर कोई रिटायर हुआ है 15 नवंबर को, तो आप 10 महीनों की कैलकुलेशन 15 नवंबर से 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अगस्त, ऐसे ही करोगे आपके फॉर द इजीनेस ऑफ द कैलकुलेशंस। सिर्फ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए वो जानबूझ के क्वेश्चन में जो रिटायरमेंट की डेट रखेंगे, या तो वो 1 रखेंगे या 30 रखेंगे, जिससे कि कैलकुलेशंस इजी रहे, ठीक है। लेकिन इसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट से देखेंगे, जो पिछला हमने ग्रेचुटी किया था उसमें हम उस मंथ को स्किप कर देते थे, उसमें हम उस मंथ को स्किप करके पिछले महीने से कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस केस में हम उस डेट ऑफ रिटायरमेंट से ही कैलकुलेट करेंगे। बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया? वीडियोस ऑन करो, ऐसे मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं अभी भी ऐसे बंद करके पढ़ाता हूँ सबको। चलो ऐसे पढ़ते हैं फिर, हैं ऐसे पढ़े, फिर समझ आएगा आपको कुछ। चलिए वीडियोस ऑन करिए जल्दी से सब। चलिए संजना आप भी करो। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट से हमें 10 मंथ्स को कैलकुलेट करना है, डेट। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जो मेन है हमारा, वो हमारा अनअवेल्ड लीव्स का निकालने का तरीका, उसको देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने 20 साल 7 महीने काम किया, 20 years 7 months किसी एम्प्लॉय ने काम किया, 20 years 7 months अगर किसी ने काम किया, उसको हर साल लेट अस अज्यूम 45 डेज की लीव्स मिलती थी, उसको हर साल 45 डेज की लीव्स मिलती थी हर साल, ठीक है। और उसने इसमें से ऐसे, एक मिनट, उसने 600 डेज की लीव्स अपनी अवेल कर ली, उसने 600 डेज की लीव्स अवेल कर ली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया, एक बार देखते हैं कितनी अनअवेल्ड रह गई इसकी। यहां देखिए टोटल लीव्स कितनी थी, और 20 years into 45 days, 20 years into 45 days कितना हो गया, देखते हैं यहाँ पे 900 डेज, ठीक है। टोटल लीव्स कितनी हो गई, 900 डेज। अवेल कितनी हो गई इसमें से, 600 डेज की अवेल हो गई, तो अनअवेल्ड कितनी रह गई, 300 रह गई, ठीक है। 300 डेज रह गई। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये हम चीज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि हम बिल्कुल इनकम टैक्स में जैसा लिखा है वैसा करेंगे। तो इनकम टैक्स में लिखा है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 1 साल में 1 महीना से ज्यादा की लीव्स देता है, तो मैक्सिमम हम कैलकुलेशन 1 महीने की लीव्स के साथ करेंगे। तो जहां पे हमें 45 डेज की लीव्स दी रखी थी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स की अगर हम बात करें तो टोटल लीव्स कितनी है, 20 years into 30 days, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर 1 महीने से ज्यादा की लीव्स दी है तो 30 डेज या फिर 1 महीना लेंगे। हम डेज में कैलकुलेशन करें तो 30 डेज, तो कितनी लीव्स मिलनी चाहिए थी, या इसको ना लीव्स अनअवेल्ड को, सॉरी लीव्स अवेल्ड को 500 कर, तो 20 into 30 किया 600। अवेल तो कोई नहीं चेंज कर सकता, अवेल तो हमने ले लिया, उसको तो कोई नहीं चेंज कर सकता। तो हमारे पास कितनी अनअवेल्ड रह गई, 100 अनअवेल्ड रह गई। तो यहां पे जब हम लिखेंगे
100/30, क्योंकि ये एवरेज सैलरी मंथ में आती है, इसलिए 100/30। बताइए समझ में आई ये बात सबको? सर हाँ एक जी, बार फिर सबको समझ में समझा आई दो। ये बात? सर वो 15 दिन का क्या हुआ फिर, मतलब ये क्या हुआ सर, दोबारा बताओ। सर एक बार हाँ फिर जी, समझा सही दो कुछ यार। नहीं हुआ उसका, हमें कुछ नहीं करना। वो दिए एम्प्लॉयर ने, वो देता रहे, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन जो हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे एग्जामिनेशन की, वो हम 30 डेज से ही करेंगे। वो 15 डेज कहीं और शो नहीं होंगे सर? नहीं, कुछ नहीं होएगा उनका, उसका कुछ भी नहीं होएगा। वो तो यार देखो, ये तो आपको मिल गई छुट्टियां, सब कुछ सही है, हम तो एग्जामिनेशन अमाउंट निकाल रहे हैं, सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ये कैलकुलेशन हो रही है, उसके लिए 30 दिन की ही कैलकुलेशन। वो तो आप एक्चुअली में आपको पैसे तो मिलेंगे ही, आपका एम्प्लॉयर तो पैसे देगा ही आपको, सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए 30 दिन से ज्यादा की छुट्टियों को हम नहीं देंगे। हाँ जी, किसका आपको नहीं समझ आया आर्यन? शायद सर ये अनअवेल्ड लीव्स अपॉन 30 करना है जब भी आएगा ये अपॉन कहाँ पे बेटा? कितना है जो ये 100/30 का है। सर 30 इसलिए किया क्योंकि मैंने डेज, ये जो एवरेज सैलरी है वो तो एक महीने की सैलरी आई ना, 10 महीने की निकाल के आपने 10 से डिवाइड किया तो वो तो एक महीने की सैलरी आ गई ना। समझ गया। तो वो ये मंथ में है सैलरी, और ये डेज में था, 100 डेज है ना ये, तो इसलिए इसको मंथ में मल्टीप्लाई डिवाइड कर बाय 30 कर दिया। अगर हम इसको मंथ में निकाल रहे होते तो हम इसको डिवाइड बाय 30 नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मंथ वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ जी सर, आगे समझ में आया बच्चे? अभी क्वेश्चन करें, अब एक एक करके सबसे पूछो। सार्थक आपको समझ में आया? आगे संजना आपको? हाँ जी सर, आ गया। श्रेय? हाँ सर। पूर्वा? आ गया। और आपको आर्यन और इसको कुणाल को? हो गया सर, आगे। ठीक है, ऐसा करते हैं, अब इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए, तो अब आप हेडिंग दीजिए लीव एनकैशमेंट, सॉरी ऐसे लिख लीजिए ट्रीटमेंट ऑफ लीव एनकैशमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ लीव सैलरी। आइए लिखिए, एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू, मैं भी लिखवाऊंगा अभी, वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स, एम्प्लॉइज आर एंटाइटल्ड टू वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स while they are in service, the leave may either be availed by them, or in case these are not availed of, these may either lapse or these are allowed to be encashed, The encashment can be done every year. Or these can be accumulated, and can be encashed after retirement and death. बच्चों अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा। सबसे पहले मैंने लिखा लीव एनकैशमेंट, फिर उसके नीचे मैंने लिखा ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट।
ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर्विस में अगर आप उसको एनकैश कराते हो, मतलब अभी भी आप सर्विस में हो और आप अपने एम्प्लॉयर को कहते हो कि पिछले 2 साल की जितनी भी लीव्स है उनकी जगह पे पैसे दे दो, तो वो फुली टैक्सेबल मानी जाएगी, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और अगर आप एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट की बात करते हो और आपको लमसम अमाउंट मिलता है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में जिसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आती है सिर्फ, फुली एग्जेम्प्ट है। अदर एम्प्लॉयज के केस में मैं अभी आपको 4 लाइनें लिखवाऊंगा, पहले इतना एक टेबल बनाइए, इसके नीचे काफी सारा लिखना है, अभी इसको बनाइए। सर एक बार वो लैप्स वाला जो पॉइंट है वो भी बताना कि अगर, क्या बताओ? सर अच्छा, लैप्स मैंने वाला, बोला कि अगर आप उसको इनकैश मतलब इनकैश करा सकते हो तो इनकैशमेंट 2 टाइम पे हो सकती है, आप हर साल भी या सर्विस में रह के भी नहीं नहीं इनकैश सर करा सकते लैप्स हो। वाला, लैप्स वाला कौन सा लास्ट वाला? सर लैप वाला कि अवेल्ड लैप्स ऑफ वाला, दीज अच्छा में अच्छा भी अच्छा, लैप, ओके। ईदर हाँ, लैप्स लैप्स जो में आर ये होता अलाउड है कि इन, कुछ एम्प्लॉयर ये कहते हैं कि जैसे 5 मतलब आपके लीव्स इन कैश हो रही है, तो वो ये कहते हैं कि अब 5 जिसके भी लीव्स पड़ी है या तो आप पैसे ले लो उनकी जगह या फिर वो लैप्स हो जाएगी। लैप्स हो जाएगी मतलब खत्म, वो बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, लैप्स। एक बार जल्दी से बनाइए। सर बर्थडे पार्टी कब दे रहे हो? क्या कह रहे हो? सर बर्थडे पार्टी कब दे रहे हो? बर्थडे पार्टी कब दे रहा हूँ? बस जैसे ही ये खुलती है क्लासेस इंस्टीट्यूट में तब ले लो। ठीक है कुछ गिफ्ट विफ्ट भिजवाया नहीं, बस बर्थडे पार्टी चाहिए इनको। सर हम तो आए थे सर गिफ्ट लेके, सर कोई दिखाई नहीं तो हम वापस चले गए। मैं अपने घर का एड्रेस लिख देता हूँ, तुम मेरे घर पे भेज दो। सर सर हाँ जी बोलो सार्थक। तो इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में लोकल अथॉरिटी वाले एग्जेम्प्ट नहीं है? नहीं, ड्यूरिंग द टेन्योर में सबके लिए टैक्सेबल है। नहीं नहीं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट में जैसा आपने लिखा है ना, स्टेट एंड सेंट्रल हाँ गवर्नमेंट, जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ जी। इसमें लोकल अथॉरिटी वाले नहीं 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 नहीं, exempt? सिर्फ स्टेट एंड सेंटर गवर्नमेंट। लिख लिया बच्चों? चलिए अब इसके नीचे जो लिखना है वो लिखना शुरू करिए। सबसे पहले लिखिए ऐसे एरो बना के, exempt to the extent of, exempt to the extent of least of the following, exempt to the extent of least of the following। अब 4 लिखेंगे। सबसे पहला लिखिए लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड, लीव एनकैशमेंट रिसीव्ड। सेकंड लिखिए 10 months average salary, 10 months average salary। थर्ड लिखिए कैश इक्विवेलेंट ऑफ, कैश इक्विवेलेंट ऑफ, थर्ड को ना इंपॉर्टेंट ऐसे मार्क करिए, उसके आगे एक बंदूक बना लो, कैश इक्विवेलेंट ऑफ unavailed leaves, cash equivalent of unavailed leaves calculated
on the basis of calculated on the basis of cash equivalent to unavailed leaves, calculated on the basis of maximum 30 days leave for every year, maximum 30 days leave for every year of actual service rendered to the हाँ जी, बेसिस ऑफ के बाद रिपीट करना. on the basis of maximum 30 days leave for every year of actual service rendered to the employer, of actual service rendered to the employer from whose services he has retired, from whose services he has retired. Fourth point लिखिए, amount specified, that is 3 lakh rupees. Amount specified, that is 3 lakh rupees. अब उसके नीचे कुछ नोट्स लिखने हैं, मतलब कॉमनली लिख लीजिए, ऐसा नहीं कि इसके नीचे, बट टेबल के नीचे लिखते रहिए. नोट 1, salary for the purpose shall have the same meaning. Salary for this purpose shall have the same meaning. Salary for this purpose shall have the same meaning as in the case of RBS. As in the case of RBS. नोट 2 लिखिए, average salary means average salary of last 10 months, immediately preceding the date of retirement. Immediately preceding the date of retirement. Immediately preceding the date of retirement को अंडरलाइन करिएगा. डेट ऑफ रिटायरमेंट को अंडरलाइन करिएगा, क्योंकि ग्रेचुइटी वाले में अगर आपको याद हो, हमने उस महीने को छोड़ दिया था, इसमें हम नहीं छोड़ेंगे, इसमें हम उस डेट से ही करेंगे. सर इसमें फर्क क्या पड़ेगा फिर? सर बहुत फर्क पड़ेगा, मैंने आपको बताया था ना. मान लो आप 30 अगस्त को रिटायर हुए, तो आपको अगस्त की भी सैलरी को लेना है, और उसमें हम ग्रेचुइटी में अगस्त को छोड़ देते थे, है ना. अच्छा, फर्क किस तरीके से पड़ेगा? मान लो अगस्त में सैलरी चेंज हुई है. कुणाल समझ में आया? हाँ सर. हाँ, चलिए लास्ट नोट लिखिए. फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग लीव एंटाइटलमेंट, comma, excess over 1 month per year of service. सर एक बार रिपीट करो सर. For the purpose of computing leave entitlement, excess over 1 month per year of service, excess over 1 month per year of service shall not be taken into consideration. सर एक्सेस ओवर 1 ईयर के बाद रिपीट करना. एक मिनट बच्चे, एक मिनट.
हाँ जी आ रही है आवाज? हाँ जी आवाज आ रही है? Yes, sir. सार्थक आवाज आ रही है? एक बार बताइए कि कोई? Yes, sir. Yes, sir. यस हाँ सर जी सार्थक आवाज आ रही है? कुणाल, Yes, yes, पूर्वा, sir. Yes. आ रही है चलिए तो क्या लिखा हमने? एक्सेस ओवर 1 month per year of service shall not, हाँ लिखिए, एक्सेस ओवर 1 month per year of service shall not be taken into consideration, shall not be taken into consideration and also, नहीं इसको रुकिए रुकिए रुकिए, फुल स्टॉप, नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, फुल स्टॉप। एक और नोट बनाइए, नोट 4, while calculating leave entitlement, while calculating leave entitlement, any part of the year, while calculating leave entitlement, any part of the year shall not be taken into consideration। मतलब अगर उसने पूरे साल काम किया है तभी हम लेंगे, ऐसा नहीं है कि 20 साल 11 महीने काम किया तो भी हम 20 साल ही लेंगे, 21 साल नहीं होगा। While calculating leave entitlement, any part of the year shall not be taken into consideration। चलिए बच्चों हम इसमें 2 क्वेश्चन करेंगे, एक इजी एक मुश्किल। कम टू पेज नंबर, मतलब कंप्लीटेड ईयर्स ही लेने हैं ना सिर्फ? मेरा सर मेरी आवाज आ रही है पेज मेरी? नंबर 83 पे आइए, 83। हाँ जी आवाज नहीं आ रही तेरी, आर्यन बोल। अरे सर क्या कहते हैं, एक मिनट रुको, कंप्लीटेड एक मिनट ईयर्स रुको। ही लेने हैं ना? हाँ बोलो बोलो। आपका कंप्लीटेड ईयर्स लेने हैं ना मतलब? हाँ जी 100% कंप्लीटेड ईयर्स लेने, जैसे 21 साल काम किए तो लेने हैं, 21 साल 8 महीने भी काम किए तब भी 21 साल ही लेने। कम टू पेज नंबर 83, इलस्ट्रेशन 4.39 पे आइए। An employee of XYZ Private Limited retired from the company on 30th November 2019. At the time of his retirement, he received 2,88,000 as his leave salary from his employer. The following information दे रखी है, उसको सैलरी दे रखी है नवंबर की 18,000, पीरियड ऑफ सर्विस 20 साल 8 महीने, लीव एनकैशमेंट, लीव अवेल, लीव बैलेंस, एवरेज सैलरी भी दे रखी है और लीव एंटाइटल्ड। उसको हर साल ये 11/2 नहीं है, ये 1.5 है, 1.5 महीने की लीव मिलती थी। नाउ कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लीव एनकैशमेंट। मैं कराऊंगा बच्चों, भी आप कुछ भी नहीं लिखोगे, आप सिर्फ यहां ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ यहां ध्यान दीजिएगा। तो हमारी 4 लिमिट्स क्या क्या होती है? कितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड? 2,88,000। दूसरी लिमिट 3 लाख। तीसरी है 10 इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कितनी दे रखी है? 17,600 रुपए निकाल के ही दे रखी है आपको, तो 1 लाख। अब फोर्थ पे आ जाओ, अनअवेल्ड लीव्स इनटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी तो मेरे को दे ही रखी है 17,600, तो बेसिकली मुझे ये निकालना है। समझ में आई बात यहां तक? अब मैं निकालूंगा, यहां पे अब देखेगा भी कोई नहीं लिखेगा। हम इसमें 2 टेबल्स बनाते हैं, एक एज पर एम्प्लॉयर और एक एज पर इनकम टैक्स। एक मिनट, देखो कितने साल काम किया इसने? 20 साल 8 महीने, ठीक है, तो 20 साल ही लेंगे। टोटल लीव्स
20 years, एक साल में उसका एम्प्लॉयर उसको कितने महीने की लीव दे रहा था? 1.5 महीने की। तो कितना हो गया? 1.5 मंथ्स। तो कितना हो जाता? 20 इंटू 1.5 कितना हो गया? 30 मंथ्स। 30 मंथ्स की उसकी टोटल लीव थी। अभी नहीं लिखेगा कोई भी। उसने अवेल कितनी कर ली? लीव्स अवेल्ड 14 मंथ्स की कर दी। सर एक बार कैमरा ठीक कर लो, दिखाई नहीं दे रहा पहले का थोड़ा सा। तो हाँ जी संजना। एक बार ये 1.5 मंथ्स वाला बता दो दोबारा। मैम लिखा हुआ है कि उसका ये लाइन पढ़ते 1.5 month फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लीव एंटाइटलमेंट। मतलब आपके एम्प्लॉयर ने बोला है जितने साल काम करोगे 1.5 महीना छुट्टी ले सकते हो। मतलब एक दिन में, एक साल में 1.5 महीना की छुट्टियां ले सकते हो और पैसे नहीं कटेंगे। ठीक है? ठीक है। तो अब हमारे पास कितना आ गया? अनअवेल्ड लीव्स कितनी आ गई? 16 मंथ्स। यहां तक बात समझ में आई? क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 16 मंथ्स की अनअवेल्ड लीव्स आ चुकी है। देखो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी 1 महीने से ज्यादा की छुट्टियां है। 1 महीने से ज्यादा की छुट्टियां ना, 1.5 महीने की छुट्टियां दे रहे हैं, इसलिए हम इस चीज को यूज नहीं करेंगे। अब हम करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। देखिएगा यहां टोटल लीव्स 20 साल इंटू 1 मंथ। अगर डेज में कैलकुलेशन है तो डेज 30 डेज, अगर मंथ्स में है तो 1 मंथ। ठीक है? तो 20 साल इंटू 1 मंथ कितना होगा? 20 मंथ्स। 20 अवेल तो कोई चेंज नहीं कर सकता। जो छुट्टियां खा चुके हो, जो छुट्टियां खा ली, उसको तो कोई नहीं बदल सकता ना। तो अनअवेल्ड हमारी कितनी रह गई? ये बात समझ में आई? अब इस 6 मंथ्स को हम ऊपर ले जाएंगे। सर एक बार एज पर इनकम टैक्स वापस समझाना। मैम सर एज पर इनकम टैक्स कितने साल काम किया? 20 साल। हर साल में मैक्सिमम 1 महीने की छुट्टी मिल सकती है, तो टोटल महीने कितने मिल सकते थे छुट्टी के? 20 महीने। ठीक है? जो खा चुके हो 14 महीने तो छुट्टियां ले लिया आपने, निकाल दो। तो कितनी बची? इसका मतलब आपकी अनअवेल्ड 6। अब ये मंथ में ही है, इसलिए हमें इसको डिवाइड बाय 30 नहीं करना। तो ये कितना आ जाएगा? 17,600 इंटू 6। एक सेकंड बस, एक सेकंड। 1,56,600। एक सेकंड साल तक। तो अब ये देखिए हमारे पास 4 लिमिट्स आ गई। सबसे छोटी लिमिट कौन सी है? यही है। तो हमारी, एक सेकंड रुक जाइए, हमारी लीव एनकैशमेंट कितनी मिली? रिसीव 2,88,000, एग्जेम्प्ट 105600। तो हमारे पास टैक्सेबल जो गया है। बताइए साथ तक पूछिए। सर ये जो हमारा एज पर इनकम टैक्स तब लगेगा ना जब हमारा एज पर एम्प्लॉय हमें लीव एंटाइटलमेंट। मैं ये बताने वाला था, बिल्कुल सही आपने बोला बेटा। ये हम तभी करेंगे कैलकुलेशन अगर उसकी छुट्टियां एक साल में 1 महीने से ज्यादा है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि उसका एम्प्लॉयर उसको हाफ मंथ की छुट्टियां देता है हर साल, तो हम यहाँ पे 20 इंटू 0.5 करते और वही कैलकुलेशन चलती। फिर आप ये कैलकुलेशन नहीं करते। ये तभी करेंगे जब उसकी एम्प्लॉयर उसको 1 साल में 30 दिन या फिर 1 महीने से ज्यादा की छुट्टियां दे। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं बताने ही वाला था। ये समझ में आ गया? चलिए इसको कॉपी मत करिए, खुद करने की कोशिश करिए। वैसे आपके सामने है, अगर नहीं समझ आए तो कॉपी। चलिए जल्दी से लिखिए इसको। हाँ जी पूछो, क्या हो गया सार्थक?
कुछ नहीं। अच्छा ठीक, किसी को कोई डाउट है? पूर्वा आपको कोई डाउट है? नहीं। चलिए जल्दी से क्लिक करिए फेसबुक पे। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, सिर्फ कल, ओनली फॉर टुमारो, क्या हम क्लास 4 o'clock रख सकते हैं? क्योंकि कल मेरे को 6 o'clock कहीं जाना है और कल मैं इस चैप्टर को फिनिश करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल सब बच्चों का एक बार हैंड रेस कर दो या ऐसे कर दो सब बच्चे, सर, अगर कितने किसी को घंटे की डाउट है तो क्लास है? बताओ। हाँ जी कितने घंटे की क्लास है सर? सर कल 1-1.25 घंटे, मतलब मैक्सिमम 5:15। आर्यन का तो ओके हो चुका है, कुणाल का ओके है, ठीक है, सार्थक का भी ओके है, पूर्वा का भी ठीक है। संजना को क्या प्रॉब्लम है? सर रख लो क्लास। ठीक है ओके। अभी खत्म नहीं हुई क्या? आप खुशी खुशी में बड़े आज की लीव कर दो, अभी लिख करिए इसको, अभी बची आज की क्लास। सर ये टेबल के अंदर क्या क्या लिखा आपने? पहला टोटल लीव, टोटल लीव्स, हाँ, फिर उसके बाद लीव्स अवेल्ड, अच्छा, और लास्ट और में उसको अनअवेल्ड। अनअवेल्ड। लीव्स अवेल्ड माइनस करते हैं उसमें से, टोटल में से। नहीं अभी तो नहीं हुई। हाँ जी बच्चों, हो गया? करिए जल्दी से करिए। यस सर। हटा दो ये। यस सर। सर ये जो लीव तो 2 एंटाइटलमेंट, मिनट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हाँ बोलो कुणाल बोलो। जो ये लीव एंटाइटलमेंट दिया होता है वो मतलब टोटल लीव निकालने के लिए दिया होता है? हाँ, लीव एंटाइटलमेंट का मतलब टोटल लीव्स निकालने के लिए दे रखा होता है। हो गया संजना? हाँ जी सर हो गया। चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे। कम टू पेज नंबर 84, 4.40 पे आइए। बच्चा पूरा क्वेश्चन करो, मैं आपको 5 to 7 मिनट्स दे रहा हूँ। लीव एनकैशमेंट का पार्ट छोड़ दीजिएगा, ग्रेचुइटी पेंशन वगैरह वाला पार्ट करिए, मेन क्वेश्चन भी करिए, ठीक है? लीव एनकैशमेंट को छोड़ दीजिए, वो मैं कराऊंगा। क्वेश्चन 4.40।
ये किसका शोर आ रहा है? कौन कर रहा है ये शोर इतना? हो रहा है बच्चों?
हो गया? 2 मिनट सर। जल्दी करिए। सर हाँ जी सार्थक। सर लीव इनकैशमेंट का आप करवाओगे? हाँ लीव इनकैशमेंट मैं करूँगा और सारे फिगर्स मैच करो। बाकी सारे हो गए। तो लीव एनकैशमेंट के अलावा सारे कर लिए। चलिए पूर्वा आपका हो गया? नहीं कर रही हूँ मैं। जल्दी करो। सर हाँ जी। इसमें जैसे इंक्रीमेंट जो हुई है इसकी वो हुई है 1 जुलाई 2019 को। हाँ जी। तो जो हम जुलाई वाली सैलरी लेंगे वो तो विदाउट इंक्रीमेंट लेंगे ना? क्यों सर? 1 जुलाई को हो गई ना सर। अच्छा ठीक है। अगर 38 को होती तो नहीं लेते ना। बच्चों आप मेरे को पिछले कब रिटायर हुआ ये? फर्स्ट फेब फर्स्ट फेब 2020। 2020। हाँ आप मेरे को एवरेज सैलरी भी निकाल दो बस, फिर आगे मैं कहूँगा। एवरेज सैलरी बताओ कितनी आ रही है इसकी? ये 33,950 आ रही है ना? एक कितनी? 33,950 सर 33,950 आ रही है पक्का? अपॉन हाँ 2। जी सर सर वो तो ग्रेचुटी वाले की आएगी ना इस हाँ मैं वजह। वही कह रहा हूँ ग्रेचुटी वाली की वो आई है क्या? वो सेम है दोनों में? ये रिटायर नहीं। कब हुआ है? ये रिटायर नहीं, हुआ same। फरवरी में। वो है, तो जनवरी, हाँ तो सेम ही आएगी ना? same आएगी। सेम ही आएगी ना आर्यन? एक बार बताना इसका कैसे निकला हमारा। देखो 1 फरवरी को ये रिटायर हुआ है, तो आपने 10 मंथ्स कहां से कैलकुलेट किए? जनवरी से। हाँ जी। जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, अप्रैल, मई, मार्च। तो मार्च से लेके जनवरी तक का निकाला है सबने? 7 महीने की 25। नहीं क्या कह रहे हो? 7 महीने 7 महीने की 25,000। हाँ नहीं वो ठीक है, मैं बस आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने सैलरी मार्च से लेके जनवरी की निकाली है ना सबने? हाँ जी। देखो तो कुणाल इसमें एक बात सुन, इसमें हाँ। और आर्यन आप भी सुनो, इसमें ग्रेचुटी वाली सैलरी और ये वाली सैलरी सेम रहेगी। वो इसलिए रहेगी क्योंकि ये 1 फरवरी को रिटायर हो गया। अगर ये 15 फरवरी या 28 फरवरी को रिटायर होता तो फिर अलग अलग हो जाती। तो कुणाल ये बात समझ में आई? एक बार दोबारा बता सर। एक बार जैसे जनवरी से हम स्टार्ट करेंगे ना इसका लेना। हाँ हाँ जनवरी से। हाँ तो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, पिछले गिनो। अगस्त, जुलाई, जून, जून, अप्रैल, मार्च, मई, अप्रैल, मार्च। मार्च नहीं आएगा ना फिर? मार्च 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 नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा। अप्रैल, हाँ जी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। हाँ अप्रैल से आएगा। हाँ तो 25,000 इंटू 7 कर देंगे और 22,500 इंटू 3। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो 240-500 आ रहा है तो। हाँ तो 240 प्लस डीए भी तो करेगा। ये नहीं करा। अच्छा हाँ डीए तो रहेगी ना। आईपीएस में 3 चीजें होती है। ठीक है। एक बार सर कम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड वाला बता दो, पेंशन वाला। अनकम्यूटेड का क्या है? कहाँ से अनकम्यूट कराई? इसने कम्यूट कब कराई है?
इसने कम्यूट मार्च में कराई है, तो फरवरी की तो पूरी अनकम्यूटेड हो गई 15,000, ठीक है। और मार्च में इसने 50% कम्यूट कराई तो 7,500, सॉरी मार्च की 7,500 हो गई अनकम्यूटेड। सर मेरे पे ये वाला पॉइंट एक बार वापस रिपीट करो, मेरे को भी। सर फरवरी में वो रिटायर हुआ, तो फरवरी की तो 15,000 की 15,000 पूरी उसको मिल गई अनकम्यूटेड, और मार्च में उसने 50% कम्यूट करवा दी, तो 15,000 का 50% छोड़ दो, 7,500 उसकी अनकम्यूटेड हो गई, तो टोटल अनकम्यूटेड पेंशन हो गई 15 प्लस 7,500 22,500। आई बात कम समझ में कुणाल? हाँ सर। चलो अब मेन चीज करते हैं बच्चों। अगर आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा हो तो आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, वो थी अवेल्ड लीव्स। अनअवेल्ड दे रखी है, अवेल्ड नहीं दे रखी, और हमारे को अवेल्ड तो मस्ट क्वेश्चन उसके बिना हो ही नहीं सकता। तो वो मैं बताता हूँ आपको कैसे निकलेगी। तो एक मिनट पहले मैं ये फिगर डाल दूं, यहाँ पे भी 33,950 है ना, हाँ 950 आ गई, तो तीसरी लिमिट बन गई 33,9500, 3 समझ में आ गई। अब हम इसकी बात करते हैं, तो चलिए एज पर इनकम, एज पर पहले एम्प्लॉयर करते हैं। कितने साल काम किया इसने? 24 साल। कहाँ लिखा है? टॉप पे फर्स्ट लाइन। हाँ जी 24 साल, और हर साल 40 दिन की लीव्स मिल रही है, तो टोटल लीव्स कितनी हो गई? 960 डेज। अवेल्ड नहीं दे रखी मेरे को, लेकिन अनअवेल्ड तो दे रखी है। अनअवेल्ड कितनी दे रखी है? 240। लिखा हुआ ना एक्यूमुलेटेड लीव्स ऑफ 240 डेज, 720 है। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया? 720। 720। बताइए ये बात समझ में आई कुणाल आपको? यस सर सर। दोबारा बता दो। मैम ये 960 समझ में आ गया, हाँ 960। और अनअवेल्ड दे रखी है 240। लाइन पढ़ो, एक्यूमुलेटेड लीव्स इज अनअवेल्ड लीव्स, हाँ तो 960 में से 240 माइनस कर दिया, इसका मतलब जो बची वो अवेल्ड हो गई। निकालना ही नहीं ना बड़ा। सर क्या एक मिनट आर्यन क्या कह रहे हो? एज पर इनकम टैक्स नहीं निकालना 30 डेज हाँ के अभी यार वो ये चाहिए ना उसके लिए, इसलिए तो ये निकाला है। अच्छा ठीक है। अभी निकालूंगा ना एज पर इनकम टैक्स। सर एज पर इनकम टैक्स भी तो यही आएगी, क्योंकि हम 24 × 30 कर देंगे। हाँ तो 30 करेगा ना बेटा, 24 × 30 यहाँ 40 की है। तो हमें तो सर अनअवेल्ड से मतलब नहीं होता बस। कैसे सर मतलब अनअवेल्ड से मतलब होता है कुणाल, लिमिट होती लेकिन है ना, अनअवेल्ड लिमिट। निकालने के लिए तो अवेल्ड चाहिए ना। अच्छा तो ये अनअवेल्ड वाली जो है 240 डेज ये हमारे एज लिए पर irrelevant एम्प्लॉयर है। ये इररिलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये 40 दिन के हिसाब से निकाल रखी है। अच्छा अच्छा ठीक है। अब आई बात समझ में? अभी मेरे को करने दो फिर और समझ में आएगा। यहाँ देखो, एज पर इनकम टैक्स टोटल लीव्स कितनी है? 24 × 30 720 720। सर ये तो 0 बनेगा सर। हाँ 0 बनेगा, इसका मतलब एग्जेम्पशन 0 हो जाएगी। और हम तो 240 समझ रहे थे एग्जेम्पशन, मतलब इसके हिसाब से निकालते थे, लेकिन हमें नहीं निकाल सकते वो। अवेल्ड कितनी हो गई? ये कोई चेंज नहीं कर सकता 720, तो इसका मतलब नील है अनअवेल्ड। इसका मतलब आपकी अनअवेल्ड लीव 0, तो ये लिमिट भी 0, लीस्ट भी 0, इसका मतलब एग्जेम्पशन 0 हो गई। ये चीज समझ में आई? सबसे पूछूंगा आर्यन समझ में आया ये क्यों निकाली हमने ये? एक मिनट सर, हाँ मतलब मेरे को समझ नहीं आया अभी भी कि ये क्यों निकाल रहे हैं हम, सीधा एज पर इनकम टैक्स एक्ट में तो निकाल। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं तो हूँ पागल, आप एज पर इनकम टैक्स निकालो डायरेक्टली। चलो निकालो आप एज पर इनकम टैक्स निकालो। सर एक बात ये बताओ। बिल्कुल बेकार का काम किया मैंने, टाइम पास किया है। आप एज पर इनकम टैक्स निकाल के दिखाओ मुझे डायरेक्टली। सर एक मिनट कुणाल, एक मिनट यार, एक मिनट रुक जा। अच्छा ठीक है सर। अभी जरा आर्यन मेरे को पागल साबित कर रहा है ना, तो जरा देखे कैसे। तो आ गया। आर्यन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, देखिए पॉइंट है कि एज पर इनकम टैक्स निकालने के लिए हमें अवेल्ड लीव चाहिए होती है ना, वो तो नहीं है ना क्वेश्चन में। अच्छा इसमें नहीं है। इसलिए ये कैलकुलेशन बेसिकली रिवर्स कैलकुलेशन की है। अच्छा ठीक है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ये दे रखा था, इसलिए हम उसको मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया था। पिछले क्वेश्चन में आप छोड़ सकते थे,
इस क्वेश्चन में ये करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज मिसिंग थी। समझ गया सर। ठीक है, कुणाल पूछो। मैं पूछ रहा हूँ ये जो इसमें अनअवेल्ड इसने 240 लीव्स दी है वो हमारी मतलब उसके हिसाब से एज पर द एम्प्लॉयर वाले के हिसाब ये से। एज पर द एम्प्लॉयर है ना सर, हमेशा आपको क्वेश्चन में एज पर एम्प्लॉयर ही दे रखा है। अच्छा ठीक सर है। मतलब टेक्निकली उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, सिर्फ आपने वो अवेल्ड उसका हॉलीडेज के लिए रेलेवेंस वो है, कर दिया। श्रेय उसका रेलेवेंस है। अगर ये 30 दिन से कम होता या 30 दिन का होता तो यही लिखते। अच्छा हाँ सही है। चलिए अब सबको समझ में आया संजना, सार्थक? हाँ जी सर। चलिए Yes, जल्दी से अपने क्वेश्चन को कंप्लीट सर करिए। लेकिन एक बात बताओ, आपने बोला एज पर एम्प्लॉयर अगर 30 से कम होता तो फिर वो आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही नहीं हो जाता है टेक्निकली मतलब। हाँ वही तो, तभी तो मैं कह रहा हूँ एज पर इनकम एम्प्लॉयर अगर 30 दिन या उससे कम होता तो हमें दो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। इसका मतलब एम्प्लॉयर एज पर आईटी एक्ट ही चल रहा है। सर हाँ जी, मेरे को पेंशन की एग्जेम्पशन बता दो। पेंशन की एग्जामिशन बताता हूँ, पहले ये कॉपी कर दो एक बार, फिर पेंशन की एग्जामिशन बताता हूँ। ठीक है। और सर अनकम्यूटेड भी एक बार दोबारा बताओ। हाँ मैं फिर से बताता हूँ, कोई नहीं। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर दो चीजें बताता हूँ इस क्वेश्चन में। हो गया जी? yes sir. यस। चलिए अब दो चीजें मैं बता रहा हूँ, जिसका हो गया वो भी देख लीजिए। पहले मैं आपको पेंशन बता रहा हूँ, यहाँ देखिए। सर ये जो अक्यूमुलेटेड लीव दे रखा है उसका मतलब वो अनअवेल्ड। हाँ एक्यूमुलेटेड क्या मतलब हुआ, आपको 2,88,000 जो भी पैसा मिला है और योर लीव्स एक्यूमुलेटेड, मतलब जो आपने छुट्टियां ली नहीं, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंशन की। पेंशन वो रिटायर हुआ है फरवरी में, 1 फरवरी को, और उसको 15,000 की पेंशन मिलेगी, और 1 मार्च को उसने 50% कम्यूट करवा दिया। तो दोनों पॉइंट इसमें कवर हो जाएंगे, कुणाल का भी और पूर्वा का भी। देखो बच्चों, अगर हम बात करें फरवरी की, फरवरी में उसको पेंशन मिली है अनकम्यूटेड पूरी की पूरी 15,000, बाद वाले कॉलम में चली जाएगी टैक्सेबल। अब बात करते हैं मार्च की, ये मैं ऐसे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं इसको, फरवरी मार्च महीने में उसने आधी पेंशन कम्यूट करवा के उसकी जगह पे 5 लाख रुपए ले लिए, 5 लाख ही लिए ना। तो अब हम देखते हैं कि कम्यूटेड का क्या ट्रीटमेंट होगा और अनकम्यूटेड का। तो पहले तो बात करते हैं कि उसने 50% कम्यूट करवाई है, इसका मतलब 50% अभी भी अनकम्यूटेड है। तो मार्च 7,500। पहले बता कुणाल, ये बात समझ में आई? बाहर वाला कॉलम है सर तो इस मतलब इसमें हम यही देखें जैसे ये फेब में रिटायर हुआ है तो सिर्फ उस महीने का हम लेंगे ना वो अनकम्यूटेड। उसका, उसके बाद के सारे महीनों का मार्च तक। मान लो जनवरी में होता तो जनवरी फरवरी मार्च लेते, दिसंबर में होता तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च लेते, साल तो पूरा कंप्लीट करेगा। अच्छा मतलब जब भी हो रहा है जैसे अगर अप्रैल मतलब कि मतलब अगर मान ले मई में होता हाँ। तो मई से लेके अगले मार्च तक। अच्छा, और अगर वो मार्च में ये कम्यूट कराता अपनी तो फिर मार्च में सिर्फ 50% करता है, बाकी टाइम 15,000। बाकी सारे टाइम सारा पूरा आता। ठीक है ठीक है। चलो अब आ जाओ पूर्वा का पॉइंट लेते हैं। कम्यूटेड पेंशन रिसीव कितनी हुई है? 5 लाख। इनर कॉलम एग्जेम्प्ट। देखो बच्चों,
मैंने आपको बताया था यूनिटरी मेथड से करते हैं। उसने 7500 की जगह पे कितना लिया? 5 लाख। पूर्वा सही है, समझ में आई बात? 7500 कम्यूट करवा के उसको कितना मिल गया? 5 लाख। अगर वो टोटल कम्यूट करवा देता टोटल, तो कितना मिलता? 10 लाख। ये बात समझ में आई पूर्वा? हाँ जी याद आ गया। उसको ग्रेचुइटी भी मिल रहा है, बस खत्म। हाँ याद आ गया, ठीक है। सर मेरा इंटरनेट चला गया था सर, ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दो। सर 7500 उसने कम्यूट करवाया, 7500 की जगह पे कितना मिल रहा है? 5 लाख। ठीक सर। अगर वो टोटल कम्यूट करवाता, जो उसकी टोटल मंथली कंपेंशन दी 15,000, तो उसकी जगह पे कितना मिल जाता उसको? 5 लाख डिवाइड बाय 7500 इंटू 15,000। यूनिटरी मेथड है श्रेय। ठीक 10 लाख। और उसको ग्रेचुइटी भी मिला तो इंटू 1/3। अगर ग्रेचुइटी नहीं मिलता तो इंटू 1/2। बताइए, समझ में आ गया? अब बच्चों एक चीज यहां देखिएगा, अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, अभी आप यहां देखिए एक बार। हमने 4 रिटायरमेंट बेनिफिट्स किए, हमने 4 रिटायरमेंट बेनिफिट्स किए हैं। देखिए बच्चों, हमने 4 रिटायरमेंट बेनिफिट किए। सबसे पहले हमने किया ग्रेचुइटी। बेटा अगर ग्रेचुइटी एम्प्लॉइज को मिलती है तो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी, और हमने एग्जेम्पशन निकाली थी, ठीक है। और अगर ये इन द लीगल हेयर्स के हैंड में टैक्सेबल होती है तो अदर सोर्सेज में चली जाती है। और एग्जेम्पशन निकालने का तरीका जो होता था वो सेम था, एग्जेम्पशन सेम एज दैट ऑफ एम्प्लॉय। समझ में आ रही है बात? यस। अगर मैं बात करता हूं पेंशन की, सैलरी सेट में जाती है, हमने एग्जेम्पशन सीखी थी। अदर सोर्सेज में जाती है, एग्जेम्पशन टू बी डिस्कस्ड इन अदर सोर्सेज चैप्टर। हमने बात की आज लीव एनकैशमेंट की। अगर एम्प्लॉय को मिली सैलरी हेड, एग्जेम्पशन हमने सीख ली। अगर अदर इसको एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और उसके लीगल हेयर को मिलती है लीव एनकैशमेंट, फुली एग्जेम्प्ट। फोर्थ था प्रोविडेंट फंड। सैलरीज अगर एम्प्लॉय को खुद मिलता है, हमने एग्जेम्पशन सीखी थी, फुली एग्जेम्प्ट। बच्चों का ये मैंने जो टेबल बनाई आपको समझ में आई? ये दूसरा कॉलम क्या लिखा है आपने? रिटायरमेंट बेनिफिट हाँ। इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉय को खुद मिल रहा है, और अगर इन द हैंड्स ऑफ लीगल हेयर। अच्छा, ठीक है। अगर हम ग्रेचुइटी की बात करें तो सैलरीज अगर खुद मिल रहा है उसको तो ग्रेचुइटी सैलरी सेट में टैक्सेबल होगी, एग्जेम्पशन हमने सीखी थी। और अगर लीगल हेयर को मिल रहा है तो अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी, एग्जेम्पशन सेम रहेगी दोनों की, निकालने का तरीका। पेंशन की बात करें, अगर एम्प्लॉय को खुद मिल रही है तो हमने सैलरी सेट में टैक्सेबल करनी है, हमने सीखा था तरीका। अगर इसमें इसको लीगल हेयर को मिल रही है पेंशन तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी, लेकिन उसका एग्जेम्पशन निकालने का तरीका हम अदर सोर्सेज में ही पड़ेगा। लीव एनकैशमेंट एम्प्लॉय को मिल रही है, सैलरी सेट में टैक्सेबल होगी, आज ही पढ़ा है। लीगल हेयर के अगर मिलती है फुली एग्जेम्प्ट। हाँ जी, एक सेकंड साथ। प्रोविडेंट फंड भी सेम, सैलरी सेट में टैक्सेबल होएगा, पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। लीगल हेयर को मिलता है फुली एग्जेम्प्ट। साथ में बोलो। तो लीव इनकैशमेंट जैसा आपने बोला है कि लीगल हेयर को मिलेगी तो फुली एग्जेम्प्ट है,
ये हाँ जी। तभी एग्जेम्प्ट है जब वो मतलब ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट भी एक एग्जेम्प्ट बात होगी। बता, एक बात बताइए जरा, हाँ, मैं हाँ, जिंदा हूँ, हाँ। मेरी छुट्टियां मैं किसी को और को क्यों दूंगा भाई? अच्छा, हाँ, हाँ। ये मरने के बाद ही होता है लीगल एयर का काम। चलिए एक बार जल्दी से इसको कॉपी करिए इस पेज को। सर ये तो आपने एक तरीके से वो करवाया ना, मतलब रिवीजन टाइप। रिवीजन कराया है, थोड़ा सा अदर सोर्सेज का मतलब बता दिया एक बार कि कहाँ, मतलब हाँ कह सकते हो रिवीजन ही है बेसिकली, थोड़ा एक समराइज हो गया। संजना समझ आया? पूरी बात समझ में आया? हाँ यस जी सर। एक बार जल्दी से कॉपी करिए, छोटा सा टॉपिक आज और करना है। हो गया सर। हाँ जी बच्चे, हो गया? रुको सर 2 मिनट। लिख लिया बच्चों? लिख लिया सर। चलिए बच्चों, अब हमारा जो एक टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है, आपको पता, मतलब हम कर चुके हैं, बस मैं उसको लिखवाऊंगा, हमने लिखा नहीं था, कर तो चुके हम। हमने डिडक्शन सीखी थी सैलरी में से, 16(1) है, 16(2), 16(3) की नहीं सीखी थी, वो हम देख रहे। तो देखो बच्चों, जब हमारी ग्रॉस सैलरी आ जाती है उसमें से हम 3 डिडक्शंस देते हैं, 16(1)(a) 50,000, 16(2) भी हम कर चुके हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली, वो सबको नहीं मिलती, लेकिन हाँ हम कर चुके हैं, गवर्नमेंट को मिलती है। याद आ रहा है बच्चों? हाँ जी, याद आ रहा है? यस सर। अब आज हम लास्ट डिडक्शन करेंगे प्रोफेशनल टैक्स की। तो बच्चों पहले ये भी लिखवाऊंगा मैं थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद जो हमारे पास आता है वो होती है हमारी इनकम अंडर द हेड सैलरीज। पहले हेडिंग दीजिए, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस, सॉरी फ्रॉम सैलरी, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस सैलरी। लिखना शुरू करिए। फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी, सर ये जो आपने बोर्ड पे लिखा है ये नहीं लिखना? ये लिखना चाहो बाद में लिख लेना, पहले मेरे को लिखवाने दो फिर लिख लो। फ्रॉम द ग्रॉस सैलरी the following 3 deductions are allowed
The following 3 deductions are allowed under section 16. Number 1, standard deduction, section 16(1)(a. ऐसे लिखना है रोमन में, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16(1)(a. लिखना शुरू करिए. A standard deduction of rupees 50,000 a standard deduction of rupees 50,000 per annum or the gross salary whichever is less, or the gross salary whichever is less, is allowed from the gross salary. सर रिपीट करना. A standard deduction of rupees 50,000 per annum or the amount of gross salary whichever is less. भाई देखो लिखा क्या है, मतलब कि अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 40,000 है तो आप 50,000 नहीं माइनस करोगे, इसमें से 40 ही माइनस करो. अगर 50 से ज्यादा है 60 है तो मैक्सिमम 50,000. और द अमाउंट ऑफ ग्रॉस सैलरी व्हिचएवर इज लेस इज अलाउड फ्रॉम ग्रॉस सैलरी. अब लिखिए सेकंड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस. एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16(2). एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16(2). इसके आगे लिखिए ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर टॉपिक अलाउंसेस. ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर टॉपिक अलाउंसेस. ठीक है. अब लिखिए थर्ड, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोफेशनल टैक्स. टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट या फिर प्रोफेशनल टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स. सेक्शन 16(3). सेक्शन 16(3). बेटा पहले समझते हैं कि ये है क्या और उसके बाद मैं आपको ये लिखवाऊंगा. देखो बच्चों, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, कोई भी प्रोफेशनल हो गए, सीए हो गए, सीएस हो गए, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों पे एक एडिशनल टैक्स लगाती है जिसको कहा जाता है प्रोफेशनल टैक्स. तो मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड हो या कहीं आप किसी मतलब किसी सर्विस में हो, किसी भी प्रोफेशन में रह के, और आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने आपके ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगा रखा है और आपने वो प्रोफेशनल टैक्स पे किया, तो आप अपने जैसे मान लीजिए 10,000 रुपीज आपने पे किए तो आप अपनी ग्रॉस सैलरी से उस अमाउंट को लेस कर सकते. अब क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपका एम्प्लॉयर, जैसे मान लो आप एक हॉस्पिटल में लगे हुए हो, आपके हॉस्पिटल ने बोला कि सारे डॉक्टर्स का प्रोफेशनल टैक्स हॉस्पिटल पे करेगा. तो एक बार सोच के देखो तो एक प्रेक्विजिट नहीं बन गया. आपकी ऑब्लिगेशन कौन बियर कर रहा है? आपकी ऑब्लिगेशन कौन बियर कर रहा है? आपका एम्प्लॉयर बियर कर रहा है. तो ये तो हो गया ना मॉनेटरी प्रेक्विजिट, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर. तो हम उस केस में क्या करेंगे, अगर एम्प्लॉयर ने पे किया प्रोफेशनल टैक्स, पहले तो ऊपर सैलरी ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देंगे. क्या लिख के? ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर प्रोफेशनल टैक्स, जितना भी 10,000 पे किया तो पहले तो हमने 10,000 ऊपर पे ऐड कर दिया, तो ग्रॉस सैलरी में 10,000 बढ़ गया. फिर हमने नीचे लेस कर दिया क्योंकि आप प्रोफेशनल टैक्स पे हो चुका है आपके बिहाफ पे, चाहे आपने पे किया चाहे आपके एम्प्लॉयर ने पे किया, किसने भी किया, तो हमने उसको नीचे लेस कर दिया. तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि अगर एम्प्लॉय खुद पे कर रहा है तो ऊपर सैलरी में ऐड नहीं होएगा, सिर्फ नीचे से डिडक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो पहले सैलरी में ऐड भी हो जाएगा, फिर माइनस भी हो जाएगा. अब श्रेय में से क्वेश्चन पूछेगा कि सर जब ऐड करके माइनस करना ही है तो फिर हम ऐड ही क्यों कर रहे हैं? बेटा एक प्रेजेंटेशन के लिए करें, हालांकि उसका इफेक्ट नलीफाई हो चुका है, लेकिन हम एक प्रेजेंटेशन नाम की भी एक चीज होती है, इसलिए हमें उसको करना है. समझ में आया सब बच्चों को? सर मैं परसेंटेज वाला पूछने वाला था, कितना परसेंट होता है? सर परसेंटेज का कुछ नहीं होता, जितना भी स्टेट गवर्नमेंट ने लगा रखा है वही होता है, ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है इसका कुछ. चलिए लिखना शुरू करते हैं.
deduction of sum paid by the employee, deduction of sum paid by the employee on account of professional tax, on account of professional tax is allowed in the year, is allowed in the year in which such tax is actually paid by the employee. Such tax is actually paid by the employee. इसके नीचे नोट लिखिए, नोट already paid by, such tax is actually paid, already नहीं, actually paid by the employee. नोट लिखिए, when the professional tax is paid by the employer on behalf of the employee, when the professional tax is paid by the employer on behalf of the employee, comma, it will be first added to the salary, it will be first added to the salary as it is a perquisite, as it is a perquisite, ब्रैकेट में लिखिए, मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर. कौन सा परक्विजिट है? मॉनिटरी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मेट बाय द एम्प्लॉयर. And then it will be deducted from the and then it will be allowed as a deduction, and then it will be allowed as a deduction. नेक्स्ट नोट लिखिए, नेक्स्ट नोट लिखिए, प्रोफेशनल टैक्स ड्यू बट नॉट पेड. अगर आपने पे नहीं किया, सिर्फ ड्यू है, अभी प्रोफेशनल टैक्स ड्यू बट नॉट पेड will not be allowed as deduction, will not be allowed as deduction. बच्चों अपना होमवर्क नोट डाउन करो, कम टू पेज नंबर 86. अच्छा ये नोट डाउन कर लो, अगर करना चाहते हो ना ये बना लो. तो कौन से क्वेश्चन है होमवर्क में? हाँ जी, तो कौन से क्वेश्चन है होमवर्क में? कौन सा? पेज नंबर 86. 86. आपका होमवर्क है 4.41 एंड 4.42. ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं. और दूसरा आपका होमवर्क है रिवाइज द एंटायर चैप्टर. कल हम इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे. कल क्लास 4 o'clock है, ओनली फॉर टुमारो. कल क्लास 4 PM पे है. किसी को कुछ पूछना है तो रुक जाइए, अदरवाइज आप जा सकते हैं. बाय बाय. सर और कोई सर एक बात बताओ, कल के बाद तो फिर आप वो कर दोगे ना, लाइक एक दिन हाँ हाँ, छुट्टी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी. हाँ जी, ओके. सर अभी और कोई टॉपिक बचा है इसमें वैसा? नहीं, टॉपिक नहीं बचा. एक थ्योरी का टॉपिक है, वो करवाओ. अच्छा ठीक, अब मतलब फुल फ्लेज क्वेश्चन कराओगे तो? हाँ हाँ, ठीक है, ओके, बाय सर. बाय बाय.